पुनीत जी, हेलो। पुनीत जी शुरू करेंगे, मैं तो बात जवाब दूंगा। अच्छा, सवाल तो बहुत सारे होंगे सबके पास। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर जब नाम आता है तो जो एक्टर्स हैं, और ख़ासतौर पे जब आपका नाम आता है तो उम्मीद जाग जाती है कि कुछ होने वाला है, कुछ मौका मिल देगा। लेकिन ये जो कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा है, इन्होंने कब सोचा था? ये सवाल मेरे मन में है कि कब सोचा था? मुंबई आने से पहले सोच लिया था? नहीं, मुंबई में आके सोचा था। जब रंग दे बसंते फिल्म की कास्टिंग के टाइम पे जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था तो कास्टिंग करता था। उससे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत ही कमाल की जगह है इंदौर, और आप लोगों का इतना प्यार मिलता है। हमेशा बोलता हूँ कि इंदौर में अगर आप आते हो तो बहुत ही तहजीब से बहुत प्यार आप लोगों को मिलता है। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, शुक्रिया धरना जी, शुक्रिया एवरीवन। और तो बस हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी जो शुरुआत है वो रंग दे बसंती में असिस्टेंट डायरेक्टर था। असिस्टेंट के टाइम में मुझे कास्टिंग का काम वो लोग देते थे, और जब मैं कास्टिंग करते करते मुझे ये काम में इंटरेस्ट आने लगा और मैंने भी इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद एक फिल्म के बाद दूसरा फिल्म किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, लेकिन तब भी मैं कास्टिंग डिपार्टमेंट ही संभालता था। और उसके बाद लव आजकल हैपन, चक दे हैपन, बहुत सी फिल्में हुई, बहुत सारी फिल्में हुई। लेकिन जो सबसे बड़ी फिल्म जिसने मेरे को लगा कि मुझे पटरी पे लाया है वो था गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसकी वजह से पूरी, जिसमें शायद लोगों को अंदाज़ा हुआ कि कास्टिंग क्या होती है, जिसमें लगभग 400 के आसपास लोगों की कास्टिंग मैंने किया, जिसमें सब लोग आज बहुत फेमस, चाहे वो जयदीप है, राजकुमार, हुमा, ऋचा, विनीत, नवाज भाई, वो सब आजकल बहुत बड़े फेमस स्टार हैं। तो वो पूरे प्रोसेस जो 1 साल का लगा था, उसके बाद मुझे लगा कि अब यही करना है लाइफ लॉन्ग। उसके बाद से कभी रुका नहीं, और अभी आई थिंक अभी 1 हफ्ता पहले हमने कुछ 350 फिल्म कंप्लीट किया है। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर की जो डेफिनेशन थी वो पहले थी ही नहीं, तो उसका ये पूरा श्रेय आप ही को जाता है। ये कहा जाता है कि मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग डायरेक्टर्स और भी जो बाकी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको एक जगह दिलवाई, और अभी तक अवार्ड्स में कास्टिंग डायरेक्टर का नॉमिनेशंस नहीं आता था, वो मुकेश छाबड़ा के नाम से ही शुरू हुआ। तो ये कास्टिंग जिस तरह से बदलाव आया है, जब पहली एक फिल्म कास्टिंग करी और आज जो कास्टिंग कर रहे हैं, तब मुश्किल थी, अब मुश्किल है? आई थिंक मुश्किल तो शुरुआत में था लोगों को समझाना कि ये जॉब क्यों ज़रूरी है, और मेरा तो एक ही पर्पज़ था कि जो नए टैलेंट है, जो शायद जो डायरेक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे, मुझे उनको पहुंचाना मेरा काम था। और थैंकफुली अगर मैंने वो आइडिया सोचा और मैं एक्चुअली वो कर पाया, तो वो शायद, और मैं पहला आदमी, मुझे लोग बोलते हैं क्योंकि मैंने पहले कंपनी खोला, लोगों को बताया इस काम के बारे में, और धीरे धीरे लोग अब इसको पहचानने लगे। अभी हमारे बगैर कोई फिल्म नहीं बनती है बम्बई में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और जहाँ तक अवार्ड की बात है, उसके बारे में सोचेंगे तो फिर आप और विवाद बढ़ता चला था। अवार्ड के बारे में सोचने के लिए कभी काम शुरू नहीं किया था, ये शुरू किया था कि एक्टर्स की मदद करनी है। एक्टर्स की मदद करते करते इतने सारे एक्टर उसके में जुड़ गए, इतने सारे लोग बड़े एक्टर बन गए। आई थिंक मैंने अपना काम किया, मुझे सिर्फ वो ब्रिज बनना था एक्टर और डायरेक्टर के बीच में, वो शुरू किया और यहाँ पहुँचे। जब किसी एक्टर को ढूंढा जाता है, जब एक्टर कोई कास्टिंग चल रही है और किसी को देखते हो, तो सबसे पहले मतलब इम्पोर्टेंट क्या है जब एक एक्टर में कुछ ढूंढ रहे हो कि हाँ यार ये फिट होता है? हम एक्टर को तो नहीं ढूंढते, हम अपने कैरेक्टर को ढूंढते हैं। हमारी कहानी में जो भी कैरेक्टर लिखे गए हैं उनको ढूंढते हैं, क्योंकि एक्टर, हमेशा लगता है कि एक्टर की ख़राब नहीं होता, कास्टिंग ख़राब हो सकती है। क्योंकि हर आदमी जो भी इस फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है वो अच्छा एक्टर होने की कोशिश करता है या अच्छा होता है, लेकिन उसको कास्ट करेक्ट कर दो। अगर वासीपुर में नवाज भाई की जगह टाइगर श्रॉफ पर ले लेते और टाइगर को वासीपुर में ले लेते तो कुछ नहीं होता दोनों का। आई थिंक कास्टिंग करेक्ट होनी पड़ती है। तो मेरा काम है कि जो मैं किसी भी एक्टर को रिजेक्ट नहीं करता हूँ, जो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर लिखा है, जो मेरे कैरेक्टर के नज़दीक है, उसको कास्ट करता है। इसलिए, और ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। एज एन एक्टर जो ऑनेस्टी से काम करता है ऑडिशन पे, वो मेरे लिए फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। कास्टिंग की बात कर रहे हैं तो अभी पहले कास्टिंग की बात, फिर जो नए एक्टर्स के लिए उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और कि मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में लोग ऑडिशन देने आते हैं, सबसे ज़्यादा इजी आप ही ने बनाया, वो एक ऐप लॉन्च कर अपनी मुकेश छाबड़ा कंपनी की जो ऐप आई, तो उसके पीछे सोच क्या थी? कि वो सोच ये थी कि हर आदमी बम्बई में नहीं आ सकता है। किसी का इमोशनल रीज़न होता है, किसी का प्रैक्टिकल, किसी का फाइनेंशियल रीज़न की वजह से हर आदमी बम्बई शहर में नहीं आ सकता। और हमारा हिंदुस्तान जो है वो इतने टैलेंटेड लोगों से भरा है। हर हिंदुस्तान के हर कोने में थिएटर होता है, मध्य प्रदेश में इतना थिएटर होता है, यूपी में इतना होता है, पंजाब में इतना, दिल्ली में इतना होता है। मुझे लगा कि अगर ऐसा कुछ एक सिस्टम बनाया जाए
जो बम्बई नहीं भी आ पा रहा लेकिन उसकी अगर एक्टिंग करने की इच्छा है, जो शायद बम्बई नहीं आ पा रहा, तो एक ऐप बनाओ और वो फ्री ऐप है। आप अपने ऑडिशन पे अपलोड कर सकते हो। आपके लिए कोई ऑडिशन होगा तो हम आपको कॉल करेंगे। हम लोकली भी जब कास्टिंग करते हैं भोपाल में, तो भोपाल के लोकल एक्टर को कास्ट करते हैं, बनारस में लोकल एक्टर कास्ट करते हैं, लखनऊ में लोकल एक्टर को कास्ट करते हैं। आई थिंक इसलिए बनाया था ताकि आप ऐप के ज़रिए हम लोगों से जुड़े रहें लाइफ लॉन्ग के लिए। वो बहुत ही ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि मुझे पता है बॉम्बे शहर में रहना हर आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता है, और कईयों के सपने होते हैं जो शायद नहीं पूरे कर पाए। ऐसा भी था कि कोई आदमी जो रिटायर हो चुका है उसको भी कभी ऐड में आना है, जो मन करता है तो वो भी ऐप में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसको एक्टर बनना है, जिनकी इच्छा भी है, मन में सवाल भी उठे, वो लोग भी ऐप में आ सकते हैं। इसलिए वो ऐप खोला था। अच्छा, कास्टिंग में जब किसी फिल्म की कास्टिंग करी हो, अगर नाम बता सकें या इंसिडेंट बता सकें, बिना नाम लिए बताएं। कास्ट कर दिया, बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन जब फिल्म आती है तो फिल्म देखने के बाद लगता है कि नहीं, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि आप जब अपने 10 साल पुरानी जब मैं फिल्म देखता हूँ, और मेरा कास्टिंग एक्सपीरियंस अभी और बड़ा है, जब भी मैं अपनी पुरानी फिल्में देखता हूँ 12-15 साल पुरानी, तो उसमें लगता है यार ये एक्टर गलत कास्ट हो गया है, क्योंकि उस वक्त आपका जितना एक्सपीरियंस होता है आप उसके हिसाब से कास्ट करते हो। जैसे हमको हमेशा अपनी राशन कार्ड की फ़ोटो हमेशा ख़राब लगती है ना, आधार कार्ड की फ़ोटो हमेशा लगता है ख़राब ही लगती है, तो वैसे ही आपको पुराना काम हमेशा ख़राब लगता है, तो और बेटर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो मुझे तब कास्ट लगता था कि बहुत ठीक है, लेकिन अब देखता तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसे तो आप काम के साथ ग्रो करते रहते हो तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। कौन से वो एक्टर्स हैं जिन्होंने सरप्राइज किया कि मतलब यार सरप्राइज तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज ऑडिशन में किया था राजकुमार राव ने, जो वासीपुर के ऑडिशन में, शाहिद के ऑडिशन में, कायपुर ऑडिशन में। सुशांत ने बहुत सरप्राइज़ किया मुझे और हमेशा ऑडिशन में। सानिया फातिमा दंगल के लिए बहुत सरप्राइज। तृप्ति डिम्बरी आजकल सबकी ज़ुबान पर है, उसने लैला मजनू में बहुत सरप्राइज़ किया, उसके ऑडिशन थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने बहुत, विक्की कौशल ने मसान के ऑडिशन में बहुत सरप्राइज़ किया था, तब उसको मसान में लिया। आई थिंक ये सब जो एक्टर तो सरप्राइज़ करता है, आप कैसे उनको कास्ट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे तो कलाकार जैसे विजय वर्मा और जयदीप अलावत ने बहुत साल पहले सरप्राइज़ किया था, उनको आज सक्सेस मिली है, लेकिन वो तब भी अच्छे एक्टर थे और वो आज भी उतने ही अच्छे एक्टर हैं और भी बेटर है, बट अब वो पॉपुलर हो गए हैं। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर अच्छा एक्टर होता है तो वो आज नहीं, कल नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद भी अपनी जगह बना लेता है। और वो कौन सी फिल्म थी जिसकी कास्टिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है और मज़ा बहुत आया? अभी रामायण तो लंबे समय से चली रही थी, रामायण भी चल रही है। ऐसी मुश्किल तो हर फिल्म होती है, क्योंकि आप हर फिल्म को नए तरीके से करते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त लगा था दंगल में, और बजरंगी भाईजान के मुन्नी को ढूंढने में बहुत वक्त लगा था, और सुपर 30 के 30 बच्चों को ढूंढने में बहुत वक्त लगा था, दंगल के 4 बच्चों को ढूंढने में वक्त लगा था, और ब्रह्मास्त्र में बहुत वक्त लगा था। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें 83 करके फिल्म थी, शायद आपने देखा होगा, उनमें सब प्लेयर को ढूंढने में बहुत वक्त लगा था। तो आई थिंक हर फिल्म मुश्किल होता है, क्योंकि आप पुराना डेटा आपका किसी काम का नहीं होता। आप हर फिल्म नए तरीके से सोचते हो, आप नए तरीके से कास्ट करते हो, तो पुराना डेटा कभी हेल्प नहीं आता, क्योंकि हर कहानी नई होती है, नई दुनिया होती है, तो आप पुराना डेटा पे डिपेंड नहीं कर सकते हो। तो हमेशा 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 आपको हर फिल्म थोड़ा मुश्किल लगती है। सोशल मीडिया के आने की वजह से कितनी मदद हुई है कास्टिंग में? सोशल मीडिया से कोई मदद हुई है? बिल्कुल मदद नहीं। अच्छे एक्टर जो हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं होते हैं, जिनको सिर्फ रील बनाना है वो सोशल मीडिया पे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि जो रील बनाना एक्टिंग नहीं होती है। जो अच्छे कलाकार होते हैं, इसलिए तो मनोज वाजपेयी रील नहीं बना रहे, बाकी लोग रील बना रहे हैं, नहीं तो उसको भी बनानी चाहिए। अच्छे एक्टर को रील बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहुंच जाते हैं। जो लोग सोशल मीडिया पे हैं, जो भी बड़े डायरेक्टर बम्बे में काम कर रहे हैं, जो राइटर है जो काम कर रहे हैं, वो कोई उनका काम नहीं देख रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे को लाइक करके, कमेंट करके खुश हो रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं देखता। तो हम एक दूसरे को खुश करने के लिए, कि मेरी मम्मी ने देख लिया एक रील, दूसरे भैया ने देख लिया, वो आपस में खुश है, लेकिन रील से हमने किसी को कास्ट नहीं किया। ना हम लोग रील देखते हैं, ना हम सोशल मीडिया से किसी एक्टर को ढूंढते हैं। जो अच्छा असली कलाकार होता है वो सोशल मीडिया पे नहीं होता है। तो ऐसा होता होगा कि कोई इन्फ्लुएंसर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स है आते हैं, बट उनमें पोटेंशियल भी है। बहुत कम होता है, जो बहुत अच्छे कम इन्फ्लुएंसर होते हैं। जैसे एक भुवन बाम करके है, वो इन्फ्लुएंसर था, उसने अपने आप को एक्टिंग बहुत अच्छे से किया, उन्होंने अपना ताज़ा खबर किया। जैसे एक प्रजक्ता कोहली करके एक लड़की है, वो बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो आप अपने इन्फ्लुएंसर काम को इन्फ्लुएंसर की तरह रखो। एक्टिंग एक नई दुनिया है, तो आप नई दुनिया से तरीके से उसको शुरू करो। आई थिंक वो जो इन्फ्लुएंसर बना के, रील बना के एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आज के यंगस्टर को कि मोबाइल फ़ोन को छोड़िए, नाटक उठाइए। आप जिस शहर में हैं वहाँ पे इतना अच्छा नाटक होता है, हिंदी पुस्तक को उठाइए, प्रेमचंद की कहानी उठाइए और नाटक करना शुरू कीजिए। ये रील पे अपना टाइम मत वेस्ट करो, ये ऑब्सेशन थे, आपको थोड़ा दूर भागना पड़ेगा। किताबों की बात करी तो अभी एक किताब आपने लिखी है, मूंगफली।
अभी मूंगफली एक किताब लिखी है ये मैं ताल वो जैसे vision आप कर ताली रहा बजाते हो ना, ये बीच में सवाल पूछ लेता है तो आपकी ताली रुक जाती है। था। चलिए, अभी एक किताब लिखी है हाँ जी। तो अभी जो किताब लिखी है मूंगफली, वो क्या, उसके पीछे सोच क्या थी? सोच ये थी कि जब आपके पे, मुझे लगता है कि जीवन में ना आपके पास 24 घंटे होते हैं। मैंने कही देखा है, लोग 10-12 घंटे सोने में निकाल देते हैं, 5 घंटा चैट करने में निकाल देते हैं और 3 घंटा क्या खाना है इस पर निकाल देते हैं। तो आपके ज़िंदगी के 18 घंटे तो ऐसे वेस्ट कर देते हो। और मैं 24 घंटे में अपने टाइम को डिसाइड करता हूँ कि मैं कास्टिंग भी करता हूँ, फिल्म भी बनाता हूँ। मैंने फिल्म भी बनाया दिल बेचारा, मैं नाटक भी करता रहता हूँ। तो मुझे वक्त होता है तो मैंने किताब भी लिखा। तो मुझे लगता है कि जब आपके इतना वक्त होता है लाइफ में, इतना वक्त है यहाँ भी बैठा आपसे बात कर रहा हूँ, काम भी करना है, जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, मुझे लगा कि टाइम का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में मेरे पास 2-3 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, तो क्यों ना कोई ऐसी चीज़ लिखूँ जहाँ बच्चों को कहानियाँ पसंद आए। तो मैंने बच्चों की किताब लिखा है मूँगफली, जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो कहानियाँ। ताकि वक्त था तो मैंने इसलिए लिखा। मेरा सिर्फ यही पर्पज़ था कि खाली वक्त जो है, मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई थिंक वो वक्त का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग रील बनाओगे, मैं कुछ काम कर लूँगा, तो इतना ही फ़र्क है बस। तो ये मूंगफली अगर हम बुक जो लेना चाहें, अमेजोन पर अवेलेबल है और कहाँ कहाँ अवेलेबल है? हाँ, ये किताब अमेजोन पे अवेलेबल है, मूँगफली नाम से है। आप कभी भी जाके उसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब फ्री है। तो आपको जो करना है आप कीजिए, बस खुश रहिए। जब खाली वक्त होता है, खाली वक्त देखा नहीं है मैंने कि खाली वक्त होता है जब हम या तो स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही होती है, या कास्टिंग डिस्कस हो रही होती है, या कुछ प्रोजेक्ट का सेटअप हो रहा है, उसमें वक्त जाता है। तो बट खाली वक्त जब मिलता है तो क्या करते हो? मुझे खाली वक्त मिलता ही नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं खाली वक्त, क्योंकि जब जिस काम करने में मुझे इतना मज़ा आता है, मुझे इतनी खुशी मिलती है, मेरा परिवार उस काम से चलता है, तो मुझे खाली वक्त की ज़रूरत ही क्या है। खाली टाइम वो लोग मांगते हैं जो अपने काम से खुश नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कोई संडे को भी काम करूँ, दिवाली पे भी, क्रिसमस पे भी, होली पे भी। जो काम की खुशी होती है, मुझे खाली वक्त नहीं चाहिए। खाली वक्त मुझे मिलता है तो मैं उस पर भी कुछ काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे खाली वक्त नहीं चाहिए। खाली मैं देखता हूँ, मैं कई लड़के, यंग लड़के देखता हूँ, वो 4-4 घंटे बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या बातें कर रहे हैं जो मुझसे नहीं हो रही हैं। तो मैं वो सब नहीं वेस्ट करता। तो मुझे खाली वक्त चाहिए भी नहीं, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे खाली वक्त नहीं मिलता। और मैं अगर खाली वक्त मिलता भी है तो मैं अपने लिए कुछ काम क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि उस काम की वजह से मैं बहुत काम कर सकता हूँ। अच्छा, जो नए जो एक्टर्स हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं, जिनको फिल्म इंडस्ट्री में अब आने का सोच रहे हैं, उनको क्या नसीहत देना चाहोगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉम्बे आना है, नहीं आना है, एक ऐप के थ्रू ऑडिशन देना है, बट जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ नाटक करना, अपनी भाषा को सुधारना, आपको भाषा आनी चाहिए अपनी, आपके हिंदी पे कंट्रोल करना, जो भी आपकी ताकत है उस पर ध्यान रखना। आप स्किन के चक्कर में मत पड़ना, बाल के चक्कर में मत पड़ना, बॉडी के चक्कर में मत पड़ना। आप अच्छे एक्टर हो तो अच्छे दिखने लगोगे, तो आपकी ये सारी ताकत जो आपके टैलेंट के अंदर होती है, बाकी चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना कि ये करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। प्लीज़ अपने टैलेंट पे ध्यान दीजिए। तो सिर्फ नहीं, इसलिए यही है कि खाली वक्त में नाटक करो। और नाटक एक सबसे, कहते हैं ना कि सबसे महंगी कला नाटक है, और सबसे सस्ती करने की जो कला है वो नाटक है। आप कभी भी 4 लोग मिलकर कभी भी कर सकते हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो फिर आप ज़िंदगी भर सोचते रहोगे क्या करें क्या करें। आप एक्टिंग स्कूल में जाओगे, कुछ और सीखोगे। आप अपने शहर में रह के नाटक कीजिए, वो आपको सब कुछ सिखा देगा। पर्सनल लेवल पर एक सवाल है कि जो कि मैंने देखा है, महसूस किया है कि दोस्ती मुकेश छाबड़ा के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर आपके पास 2-4 अच्छे दोस्त हैं ना, आपको हज़ारों लोगों को प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो हम क्या करते हैं, लोगों को खुश करने में पूरी ज़िंदगी बता देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ, अपने 3-4 दोस्तों के साथ लाइफ लॉन्ग रह सकता हूँ। मुझे एक्स्ट्रा झंझट, एक्स्ट्रा टेंशन वो चाहिए नहीं है लाइफ में, क्योंकि आप लोगों को खुश करने के चक्कर में सबसे दोस्ती करने की कोशिश करते हो, और आपके जो सच्चे दोस्त हैं वो भी रह जाते हैं। आपके पास माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो बहुत है आपकी ज़िंदगी जीने के लिए। और 2-4 दोस्त जिनके साथ आप रात को फ़ोन करके बोल लो कि मैं बहुत परेशान हूँ, उतने दोस्त चाहिए। बाकी सब आप सोशलाइज कर सकते हो। कहते हैं ना कि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि हर किसी से दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाते रहना, बस उतना ज़रूरी है। तो अब एक बेस तो बना चुका हूँ, लोगों को पता चल चुका है कि किस तरह की सवाल आने चाहिए, तो अब सीधा लोगों के सवाल लेते हैं। ये इतना बड़ा जो बैरियर लगा है, ऐसा इसे दूर लग रहा है कि, पर मुझे आज शायद सीएम साहब आ रहे हैं तो ये प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, इसे मैं समझ सकता हूँ। पर आपके पास जो भी सवाल है। हाँ जी, बिल्कुल, माइक दे दीजिए उन्हें।
स्वानंद भाई किधर गए? यहाँ मुझे दिखाई दे रहे थे स्वानंद किरकिरे, मेरे सीनियर कहाँ गए? यही है स्वानंद भाई, स्वानंद किरकिरे साहब यहाँ पर आए हैं, प्लीज स्वानंद भाई आ जाओ यार। मतलब मैंने पूरा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपना जीवन इनके सामने गुजारा है। अरे बैठो। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश को आप सब लोग जानते ही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ग्राफ रहा है। मैंने इनको काम करते हुए देखा है, बिल्कुल छोटे से थे तब से देखा है और आज बहुत बड़े हो गए तब तक देख रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस कहानी पे विश्वास करना है तो मुकेश छाबड़ा की कहानी पे विश्वास करना। थैंक यू सर। थैंक यू। आप जी ज्ञान लीजिए, मैं बैठता हूँ बाहर। मुकेश छाबड़ा जी नमस्कार, आपका इंदौर में स्वागत है। थैंक यू। आप एक बताइए, पोहा जलेबी सुबह ही क्यों मिलता, दोपहर शाम को क्यों नहीं मिलता? सर एक तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं ये कुर्सी ना बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, सबसे खतरनाक चीज़ है वर्ल्ड की, इससे बेटर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। जी क्या बात है सर, सबसे पहले आपका डाउन टू अर्थ एटीट्यूड। और सर डाउन टू अर्थ एटीट्यूड नहीं सर, वैसे जैसे माँ बाप ने पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई किसी एटीट्यूड लेके पैदा नहीं करता था। हम सबके बीच में कॉमन बात है, हम सब मरने वाले हैं, तो कहाँ पे क्या ले जाएंगे। चलिए सर सवाल पे आता हूँ। सवाल ये है, आप जब कास्टिंग किसी फिल्म के बारे में सोचते हैं तो आप नाटक करने वालों को प्राथमिकता देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी। और क्या आप एनएसडी वालों को पहली प्रायोरिटी देते हैं या फिर जो छोटे शहर के लोग हैं जो नाटक करके एनएसडी तक ना पहुंच पाए उन तक भी अप्रोच सर करते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, जब बम्बई शहर में आते हैं ना, आप एफटीआई के हो, एनएसडी के हो, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल के हो, बैरी जोन के वहाँ से हो, अनुपम के स्कूल के वहाँ, दुनिया के किसी भी स्कूल में होते, आप सब एक ही लाइन में लगे होते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट, आपको ऑफकोर्स आप एक फॉर्मल ट्रेनिंग करके आते हो तो आप ऑब्वियसली इतना वक्त गुजारते हो, आप हमेशा फ़ायदे में, लेकिन कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि आप किसी स्कूल से तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस, जो करेक्ट होगा उसको काम मिलेगा। अभी आप देखो मनोज वाजपेयी किसी भी स्कूल से नहीं है ना। करेक्ट। इतने सारे एक्टर हम लोगों ने ढूंढे, आप आप डेली क्राइम देखो, फैमिली मैन देखो, नई सीरीज देखो, चाहे जितने भी लोग हैं, महारानी देखो, सब बाहर से ढूंढे हैं सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, अच्छा एक्टर होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हम सब लाइन पे खड़े हैं, जो उस वक्त मेरे साथ कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करेगा वो करेक्ट एक्टर होता है। कोई इंस्टीट्यूट आपको एक्टिंग नहीं सिखाता, आपकी शिद्दत आपको एक्टिंग सिखाती है। बस ये है कि इंस्टीट्यूट आपको ऐसा माहौल देता है, आप वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करते हो, दिन भर वहाँ रहते हो, तो आपकी जो अफकीस अब वहाँ पे 24 घंटे रहोगे तब ग्रूम होते हो, एक फ़ायदा होता है। सर एक छोटा सा, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आपके क्या विचार हैं? वो किस तरह मैंने बहुत उसके बारे में बोला है, वो मेरे भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मेरे बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए था बोलना, क्योंकि वो मेरे साथ अभी भी है और वो हमेशा रहता है। मेरी पहली पिक्चर जब उसको मैंने काय पोचे में कास्ट किया था, उसने मुझे प्रॉमिस किया था मेरी पहली पिक्चर में एज एन एक्टर काम करेगा। मैंने जब दिल बेचारा बनाई, मैं उसको बोला कि मैं पहली पिक्चर बना रहा हूँ, उसने कहानी भी नहीं सुनी और मेरी पहली पिक्चर करी, और वो मेरे लिए भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और उसके जैसा मेहनती, हार्ड वर्किंग यंग लड़का बॉम्बे में नहीं है। नमस्कार सर, मेरा नाम हर्षित चौहान है। बेटा माइक थोड़ा ऊपर पकड़ लेना। नमस्कार सर, मैंने आपको इंस्टा पर डीएम भी करा था वर्कशॉप के रिगार्डिंग इंदौर में, तो सर आप कब करेंगे वर्कशॉप इंदौर में? मैं वर्कशॉप कब करूँगा इंदौर में? मैं तो करूँगा धरना की तरह, धरना दी की तरह। स्वानंद भाई को बोलो कि मुझे ना बड़ा मज़ा आता है। मैं अभी लखनऊ में करके आया और थोड़ा कूल दिखने के लिए बाहर भी जा चुका हूँ, लंदन भी कराया, अमेरिका भी कराया। मुझे एक्चुअली इंदौर में भी करना है क्योंकि बहुत कमाल की जगह है। मैं बहुत जब एनर्जी में आता तो यहाँ नाटक करने के लिए आता था, जब ट्रैवल करते तो मुझे यहाँ बहुत मन है। अगर आप में से धरना है यहाँ पर कि नहीं, धारा दी है यहाँ पर कि नहीं? हाँ, तो मैं धारा को बोलता हूँ कि ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। मैं 100% यहाँ पे करना चाहूँगा और मुझे ऐसी वर्कशॉप आप लोगों के साथ भी करना है। जैसे ये मास्टर क्लास कर रहा हूँ, ऐसे 4-5 दिन मुझे ऐसे 50-60 लोगों के साथ मिलकर वक्त दिन गुजारना है, ताकि उनको मैं जो भी मेरी ज़िंदगी में मैंने जितना भी ज्ञान इस शहर के साथ मुझे जो दिया है, मैं सब आपको बांटूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना आपने सीखा है वो बांटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मुकेश बाजी, मैं मंजीत इंदौर से, और इंदौर में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से भाई ने भी किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कास्टिंग आपने बहुत मतलब कर लिया, कास्टिंग कर लिया, 2-3 दौर निकल जाते हैं उसके बाद में आपने कास्टिंग करके सिलेक्ट करके डायरेक्टर को पहुँचा दिया कि ये बंदा इस रोल के लिए फिट है, क्या उसके बाद में डायरेक्टर भी उन्हें रिजेक्ट कर देते हैं?
नहीं सर, मेरे को तो नहीं करते, मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ सर। थैंक यू वेरी मच भाई। मेरी अगर सर वो मुझे लेती इसलिए हैं क्योंकि मेरे उनको ओपिनियन चाहिए, और मैं ये खुशी से बोलता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई डायरेक्टर बोलता है उसको ये मैं सर मेरे शायद थोड़ा सा इज्जत रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं काम की, तो अगर मैं हाँ बोल देता हूँ तो वो हाँ मानते हैं। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि मैं आपके थ्रू सर कास्टिंग जी आपने अपना मतलब मुझे पोर्टफोलियो बनाने तुसी मैंने बेसिकली नेपोटिज्म करा रहे हो सामने सामने। नहीं नहीं भाई सर, थैंक यू वेरी मच भाई। हाँ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम दक्ष चौक से है। मैं भी थिएटर करता हूँ। मेरा आपसे एक सवाल था कि जब आप कोई कास्ट कर रहे हैं और आपको एक कैरेक्टर के लिए किसी एक्टर को सिलेक्ट करना है और वो कैरेक्टर काफ़ी ऐसा है कि जिसमें एक फिजिकल अपीयरेंस भी वैसी चाहिए, और आपके पास दो एक्टर है, एक बहुत अच्छा एक्टर है और दूसरा भी अच्छा एक्टर है, पर उसका फिजिकल अपीयरेंस वो काफ़ी मैच करता है उस कैरेक्टर से जो आपको चाहिए, तो आप उस समय पे क्या प्रिफर करेंगे? ऐसा एक्टर जो फिजिकली थोड़ा वैसा जा रहा है आवाज़ से या जैसा दिखता है, मुझे जो अगर मेरा डायरेक्टर बोलेगा ना कि मुझे फिजिकली ऐसा एक्टर चाहिए तो मैं वैसे ही ढूंढूंगा। अगर वो जो बहुत अच्छा एक्टर है मैं उसको कोशिश करूँ कहीं और कास्ट करने, लेकिन मुझे पहले जो मेरे को डिस्क्रिप्शन मिला है, जो मुझे डायरेक्टर ने एक ब्रीफ दिया मैं उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि आपका 50% काम हो जाता है अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी का आदमी मिल गया। अगर वो अच्छा एक्टर है, नहीं तो कोई बहुत अच्छा एक्टर है, हमको लगेगा कि हमको कैरेक्टर चेंज करना है, हम समटाइम कैरेक्टर चेंज भी कर देते हैं कि एक्टर देखा कि यार छोड़ बड़े वाले ब्रीफ को, ये एक्टर करेक्ट है, इसको ले लेते। हम दुर्गेश को कितनी बार कास्ट करते हैं, उसको हर जगह फिट कर देते हैं ना हम, क्योंकि जब अच्छा एक्टर होता है हम अपने आप उसको फिट करना शुरू कर दें, लेकिन पहली बार हम आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कास्ट करते हैं। हाँ जी। हेलो सर। कहाँ पर है बेटा? मुझे तो सर, हाय, सर। कहाँ से? हाय हाय। हाय सर, मेरा नाम मालविका छाबड़ा है। आप छाबड़ा का नेपोटिज्म तो नहीं करोगे ना? नहीं फिर। सर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं चेहरे मूवी में। ओह अच्छा। आई वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। हाँ। तो सर 12 साल के बाद फाइनली आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि हमेशा कॉल अलग अलग कास्टिंग के थ्रू हो जाता है, इसके चक्कर में आपसे कभी बात नहीं हुई। सर एक छोटा सा सवाल था, एक्टर्स के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के थ्रू जाना, जैसे यहाँ पे कि मिथ है कि रियलिटी, कि काफ़ी सारे एक्टर्स जब हमको मिलते हैं तो वो हमसे बोलने लग जाते हैं कि यार एडी में काम होगा तो बताना यार, या कोई कास्टिंग में काम हो तो बताना। ये इंपॉर्टेंट होता है क्या एक्टर्स के लिए? नहीं सी, अगर कोई एक्टर को जेन्युइनली असिस्टेंट डायरेक्टर बन के सीखना है, अगर उनका रास्ता है कि यहाँ से आगे बढ़ के पीछे रास्ते से जुगाड़ लगा के जाएंगे, उसका कुछ नहीं होगा। अगर आपको जेन्युइनली किसी एज एन एक्टर आपको एडी बनना है, कैमरामैन को असिस्ट करना है, डायरेक्टर को असिस्ट करना है, कॉस्ट्यूम असिस्ट करना है, वो अपनी ग्रोथ के लिए करना है। अगर आपका ये लालच है कि यहाँ से जुगाड़ लगा के आगे पहुँच, जो भी लोग जुगाड़ लगाते हैं ना उनकी जर्नी बहुत छोटी होती है, बाद में एक्सपोज हो जाते हैं, बहुत एक्सपोज हो जाते हैं। काम की जो मेहनत करके आगे बढ़ के सीखने की कोशिश करते हैं उसकी जर्नी लंबी जाती है। ऐसे लग रहा है वो जो शादियों में टेबल लगा के ना 5 फैमिली खाना खा रही होती है, गोलगप्पे आ जाएंगे, अभी दही भल्ले आ जाएंगे, कुछ समोसे ले आओ, ऐसे 5 पर राउंड टेबल लगा के बैठे हुए लोग। यस। हेलो सर, मेरा हाँ जी। नाम वैभव गोस्वामी है। मेरा आपसे 2-3 कुछ सवाल है, मैं पूछ सकता हूँ सर? बेटा पूछ ले, तू 2-3 पूछ ले, मेरा क्या है, मेरे बाप का क्या जा रहा है, जितना मर्जी पूछ। सर आप एक ऑडिशन को कितने टाइम, मतलब ऑडिशन या इंट्रो लेते हैं तो उसको कितने टाइम तक रखते हैं अपने पहले system? माइक रख बेटा, माइक लाइफ लॉन्ग रखते हैं बेटा। जो 15 साल पुराना डेट ऑडिशन भी होता है मेरे पास रहता है, क्योंकि वो मेरा एसेट है, मैं लाइफ में कभी भी उसको दोबारा जाके देख सकता हूँ। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं 50 साल तक डेटा को सेफ रख सकता हूँ। मैं थोड़ा अमेरिका गया था, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ली थी, तो टेक्नोलॉजी भी मुझे अच्छे से आती है। थैंक यू सर। सर एक और सवाल है, उसके मुताबिक मुझे बॉम्बे में जब गया था, जब कुछ एक्टर्स मिले थे तो उन्होंने कहा था कि जो आप कभी फिल्मों की कास्टिंग देखते हैं तो उस टाइम पे कई हज़ारों ऑडिशंस आते हैं, बोले एक लोग नहीं है, कई लोगों के पास में ऑडिशंस आ रहे हैं, तो वो कास्टिंग डायरेक्टर्स जब देखते हैं तो वो सिर्फ वो आपके 1-2 सेकेंड का वीडियो देखते हैं और फिर बाद में पूरा स्किप कर देते हैं। पहले बता किसने बोला था बेटा? याद रखना, बम्बई जैसे शहर में ना हर तीसरा आदमी ज्ञान दे रहा है। याद रखना, तुम्हें किसका ज्ञान लेना ये ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी खुद काम नहीं कर पाता ना, वो बॉम्बे में ऐसे काम चलता है, बॉम्बे में ऐसे काम चलता है, बॉम्बे में ऐसे काम चलता है। बॉम्बे में जो अच्छा एक्टर होता है अपना काम कर लेता है, कोई और प्रोसेस नहीं होता। लोगों की बातें सुनने के लिए ना अपने सही गुरु चुनो कि किसकी बात सुनी। हर आदमी कैफ़े बैठ के ज्ञान दे रहा है, तो हर लोगों की बातें सुनने लगेगा ना तो ज़िंदगी भर सुनता ही रहेगा। प्रोसेस को फॉलो करो। अगर इतने सारे एक्टर आए, यहाँ पर सुनीता बैठी है, इतने अच्छे एक्टर एनएसडी की, कितने साल मेहनत करने के बाद आज शी इज़ वेरी पॉपुलर। तो ये किस लिए? क्योंकि मेहनत लगती है। अगर आपको लगेगा कि मैंने ये, अगर आप ऑडिशन देना कोई अचीवमेंट नहीं है, अच्छा ऑडिशन देना अचीवमेंट। ऑडिशन तो सबको मिल जाते हैं।
अगर आप दिन में, मैं एक मुझे एक्टर बोलता है मैंने दिन में 5 ऑडिशन दिए, उसका कुछ मतलब नहीं, हफ्ते में 1 दे दो, लेकिन ऐसा ऑडिशन दो कि दोबारा ऑडिशन देने की जरूरत ही ना पड़े कभी लाइफ में। थैंक यू सर। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, मैं सुबह से उसके लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मैं आपको वो दे सकता हूँ, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। दे दे बेटा, मैं तो, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। पोहा जलेबी लाया कि नहीं लाया? सर पोहा या जलेबी एक बार रवि के कचौरी, क्या कर रहे थे, रवि के कचौरी मिलते हैं। ये धारा जो है ना, धारा जी आप आइए, ये लो, इनको बोलो कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। आइए, ये ऐसा मुझे कुर्सी पे बिठा दिया, फॉर्मल सेशन दे दिया, पुनीत को दे दिया मेरे को साथ में बातें करने के लिए। ये धारा है, ये बहुत मेहनत करती है ऐसा पहले करने के लिए। इनको बोलो कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे, ये डन करेंगे, पक्का करेंगे। क्योंकि ये शहर में ज़रूरत है। और मैं यहाँ पर आके 3-4 दिन की वर्कशॉप करना चाहता हूँ। और मैं, शायद आपको मालूम भी नहीं है कि जब मैं वर्कशॉप करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, नए कला, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को नहीं मिलूंगा तो नया टैलेंट कहाँ से ढूंढेगा। क्योंकि मेरा करियर स्टार्ट तो चला नहीं रहे, मेरा करियर तो आप लोगों की वजह से चल रहा है। ओके सर, आप जो दिन में पोहे कचौरी का बोल रहे हो तो आप बिल्कुल आइए, राजवाड़ा पे हमारी शॉप है छोटी सी, तो वहाँ पे आप आएंगे तो आपको दिन में भी पोहा बेटा कचौरी तूने अपनी मिलेगी। दुकान बेच दी ना, देखते ना कि मौका नहीं छोड़ा तूने, मैं मार्केटिंग का मौका नहीं छोड़ा तूने। चल आगे सवाल। प्रॉब्लम यही। हाँ ले, क्या ले, हाँ जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई सवाल नहीं है? ये जो दो हाँ, इधर- दो इधर- आंटी इधर यहाँ पे माइक, बैठी ना, इधर- मेरे को इधर। देख भी नहीं रही है, बात भी नहीं कर रही है यार। आप कब से बैठे हो, मतलब हंसे जा रहे हो, पूछ लो। ऐसे आशीर्वाद देते रहो, क्योंकि मैं जब भी आपसे लोगों को दिखता ना, आई ऑलवेज मिस माई मदर। आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर, तो मुझे सबको लगता है कि मेरी माँ ही बैठी है यहाँ पर हर जगह। जी, ये अपनी स्क्रिप्ट दी थी जो अपने, अच्छा है, पोर्टफोलियो भी दे दिया, कहानी है। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू जी। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैं भी है ना, पिछले आप जैसे अभी बोल रहे थे कि नाटक करा कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग रील्स बनाते हैं आप उनको असली एक्टर नहीं मानते। सर मेरा भी जहाँ तक एक्टर नहीं मानता मैं उनको, एक्टर वो एक्टर वो थोड़ी है भी होता नहीं है। सर एक्टर, मेरा भी एक यही बात मानना है। बताऊं कि कितना मुश्किल है अपने इंस्टाग्राम पे लिखना एक्टर, बहुत आसान है ना, एडिट करके लिख दो एक्टर। Yes, sir, अगर आप लिखते हो तो आपको एक्टिंग आनी चाहिए, यस सर। क्योंकि लिखना तो बहुत आसान है ना। तो सर मैं भी मैं- लिख दूँ सोशल मीडिया पे, अभी आजकल देखो ये कंटेंट क्रिएटर, फूड ब्लॉगर, जिसको देखो मतलब मजे ले रहा है जिंदगी के, वो ले वो मजे, लेकिन काम नहीं आता। सर मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ सर, जैसे जो सफदर हाशमी जी है सर, आप शायद जानते होंगे उनको, नुक्कड़ नाटक मैं करते पर्सनल थे नहीं पहले। जानता सर, वो सर सीन पर्सनल नहीं जानते, लेकिन मैं सर तब वो तो मेरे हाँ। आइडल है। तो मैं भी पिछले 2 साल से नुक्कड़ नाटक कर रहा हूँ। जैसे इंदौर में भी कहीं भी चौक तिराहे पे हम 8 लोग भिड़ के नुक्कड़ नाटक कर देते हैं सर, क्योंकि मेरे को भी एक्टिंग में माइक बहुत तो ले ले लगाव बेटा, है। माइक तो ले ले। हाँ बहुत लगाव है सर, और हम लोग भी मिलके मतलब नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं भी सर जगह जगह जाके कॉम्पिटिशन, स्टेट लेवल, फिर नुक्कड़ नाटक बहुत सारे करते रहता हूँ। तो सर वहाँ पे जब मैं कोई भी किरदार निभाता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में, भीड़ में हम नुक्कड़ करते हैं 8-10 लोग मिल के, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे एक्टिंग आ गई, मैं तो कर सकता हूँ कुछ भी। लेकिन जब कैमरे के सामने आता हूँ और कुछ ऑडिशन वगैरह देता हूँ तो सर एक नर्वस फीलिंग हो जाती है, तब नहीं बेटा, लगता कि एक्टर हूँ। और जब सर देखो, भीड़ में करता हूँ ना एक्टिंग अलग चीज है और नर्वस होना अलग चीज है सर, वो तो अलग। उसको दोनों को मिक्स मत कर, अपने कॉन्फिडेंस में काम कर, एक्टिंग में अपना काम हो जाएगा। स्टेज पे जब मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ ना, पहले बात करना शुरू कर, स्टेज पे चल। नुक्कड़ नाटक तो हम करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग, कभी स्टेज भी कर ले, कभी लोगों के सामने स्टैंड अप कर, सब तरह काम कर, नाटक कर, जितना हो सके स्टेज पे नाटक कर बेटा। और धीरे धीरे एक तरह ये फेन के कैमरा एक्टिंग और थिएटर में एक्टिंग, ये सब अलग अलग चीज़ें नहीं है। वो मीडियम अलग है, कैमरा के सामने मीडियम अलग है, नुक्कड़ नाटक का मीडियम अलग है, सिनेम थिएटर का मीडियम अलग है। तो एक ही मीडियम के लोग हैं, बस थोड़ा तरीका अलग है करने का। वो प्रैक्टिस करता रहेगा। अभी तो बहुत छोटा है, कितने साल का? 22 साल का है। तो कितने साल का है? 21 साल का हूँ हाँ तो सर। शक्ल पे ले, बहुत टाइम है अभी। क्यों कल ही बनना है क्या? तो टाइम ले। कल नहीं बनना सर, हाँ लेकिन तो अभी बनना टाइम है। क्यों ले रहा है? आराम से बन। थैंक यू सर। इतने जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा है? हाँ बोलते रहो, मैं नीचे आ रहा हूँ। क्या सवाल पूछ रहे हो? हाय पंकज। हाँ एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे मन में भी ये क्वेश्चन चल रहा था कि इंस्टाग्राम का रील करके एक्टर हो जाता है, तो आपने जो आंखें खोल दी, क्योंकि इस चक्कर में पूरी यूथ पीढ़ी जो है इंस्टाग्राम पे रील बनाती जाती, बट जो स्किल रिक्वायर्ड रहता है जो आपने सजेस्ट किए, उसके लिए थैंकफुल। और मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जब ऑडिशंस करते हैं, मेरी छोटी बेटी है वो भी करती है एक्टिंग, उसने एड्स वगैरह किया है, तो ऑडिशंस जब करते तो क्या क्या पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी। थैंक और यू। की जितने पॉइंट के बारे में सोचोगे उतना कंफ्यूज होते चले जाओगे। आप कैमरे के सामने कितना दिल से कर रहे हो। हमको ना कोई भी ऑडिशन में 100% नहीं कर सकता, हम सिर्फ उसके इंटेंशन को समझते हैं कि वो कितना कर पाएगा। दुनिया में कोई भी एक्टर 100% ऑडिशन में नहीं कर सकता, बाकी सब मिथ है। मैंने ऑडिशन में बहुत कमाल नहीं,
हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये कितने ताकत इसके अंदर है, कितना कर पाएगा, इसकी ऑनेस्टी कितनी है। और बच्चों को तो एक्टिंग सीखनी भी नहीं चाहिए, वो इतने नेचुरली इतना अच्छा करते हैं ना। बच्चों को मैं कई बार पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को ज़बरदस्ती पुश मत करो, ज़बरदस्ती उसको ऑडिशन में मत लाओ, उसकी इच्छा होगी वो खुद ही आ जाएगा। बच्चों को जितना नेचुरली फ्री छोड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा। थैंक यू। कहाँ जा रहा है छुप छुप के? हेलो सर। जी सर दिस है। हाय। हेलो सर, माय नेम इज़ डॉक्टर रागिनी। सर मैं ये जानना चाह रही थी कि OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद जो कास्टिंग का सिनारियो है वो कुछ बदला है? हमको और काम मिल गया। देखो सर कलाकार we should thankful to OTT platform because of OTT, because of so many new actor we could get। जो आज बड़े सारे स्टार है, चाहे जयदीप हो, विजय वर्मा हो, रसिका हो, तिलोत्मा हो, सुनीता हो, जितने भी ये सब एक्टर OTT की वजह से आए और उनकी वजह से नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, सोनी की वजह से इतने सारे नए नए शोज़ बने, नए डायरेक्टर आए, नए राइटर आए, नए DOP। हमारा काम कितना बढ़ गया है। ये तो फिल्मों के चक्कर में अब काम 4 गुना बढ़ गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो OTT वी शुड थैंकफुल टू OTT, जिसकी वजह से इतने नए कलाकार आए। आई थिंक वो हम सबको उसका फ़ायदा हुआ है। थैंक यू सर। हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम सौरभ पांडे है। सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता था कि लाइक कई बार मतलब ऑनलाइन गूगल वगैरह पे काफ़ी सारे ऐसे IT जो लाइक कास्टिंग कंपनीज के नाम शो होते हैं जो रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं कि हम इस XYZ पता कैसे लेके कौन सा रियल है, ये सवाल कौन सा रियल है, क्योंकि मैडम मैं समझ गया तेरा सवाल क्या है। इतने साल हो गए ना ये करते करते। बेटा देख, आप पढ़े लिखे लोग हो, अगर आप फिल्मों में उनका क्रेडिट नहीं पढ़ते हो तो उनको इज्जत नहीं देते हो। अगर जिस आदमी का नाम स्क्रीन पे नहीं आता है, समझ जाना कि वो फेक है। ठीक है, सुना तो मैंने क्या जवाब दिया? जैसे दीदी बात कर रहे थे ना पहले। हाँ सर प्लीज़। मैं अगर जिस व्यक्ति का, अगर आपको कोई कास्टिंग कॉल आता है, उसका नाम फिल्मों में क्रेडिट में नहीं आता है, समझ जाना कि वो फेक है। नहीं सर, जैसे लाइक एक बार मैंने देखा था उसमें और मैंने अप्लाई भी किया था, तो उनके साइड से रिस्पॉन्स आया था कि एज यू आर सेलेक्टेड नाउ। फिर पैसे मांगे और फिर उनने एक पोर्टफोलियो शूट और या फिर एक्टर्स आईडी के लिए बेटा वही तभी करा ना, ये सब फ्रॉड होता है। एक्टर को काम करने के पैसे मिलने चाहिए, कभी देने नहीं चाहिए। और अच्छा एक्टर होता है ना, वो पासपोर्ट है, फोटो भी चलेगा। ये पोर्टफोलियो के स्कैम में मत फंसना। बहुत सारे फोटोग्राफर में घर चला रहे हैं, तुम आपको लूट रहे हैं। अगर फोटो से काम मिलना होता तो हर आदमी फोटो के चले तो स्टार बन जाता। क्योंकि फोटोग्राफ जो है ना, मैंने इसलिए इंट्रो लेता हूँ कि फोटोग्राफी से काम नहीं मिलता है, टैलेंट से काम मिलता है। तो डोंट वेस्ट योर मनी। अच्छा एक्टर पासपोर्ट साइज फोटो से भी काम कर सकता है। तो आज पढ़े लिखे लोगों, गूगल पे जाओ, फिल्मों का क्रेडिट पढ़ो कि किसने कास्टिंग करी है, इसका फर्स्ट एडी कौन है, राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है, पता होना चाहिए। आपकी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी तूने? सर लास्ट फिल्म अभी तो लेटेस्ट वही देखी, पुष्पा। पुष्पा देखी थी? नहीं। और हिंदी कौन सी देखे थे? सर हिंदी में हमने देखी थी अभी जो आई थी, कार्तिक आर्यन की आई थी। कौन सी? भूल भुलैया? हाँ सर भूल। किसने की थी कास्टिंग? सर कास्टिंग आपने ही की। हाँ बट मैं तो फेमस हूँ ना, और भी किसने करे? और शो कौन सा देखा था? सर शो सेकेंड डे का फर्स्ट शो देखा था। अबे भाई OTT में कौन सा शो देखा था? अच्छा शो सर पंचायत देख। पंचायत किसने कास्ट किया था? सर पंचायत में भी आप ही थे। नहीं किया था मैंने। कहा देखो यहाँ पकड़े जाते हैं चोरी। कास्टिंग पे ने कास्ट किया था। आपको पता होना चाहिए किसने क्या काम किया, ताकि आपको फेक लोग नहीं मिले। जितनी नॉलेज तू बढ़ाएगा उतने फेक लोग तुझसे दूर भागेंगे। ठीक है सर, जैसे एक होता है कि लाइक पहले सवाल सुन मेरा, पहले जवाब सुना। हाँ, पहले उसको बिलीव कर, सुन लिया, फिर अगला सवाल। भाग मत, कहीं नहीं जा रहा तू। हाँ बोल। सर जैसे आपका भी एक ऐप है जिसमें मैंने भी रजिस्टर किया हुआ है। हाँ। सर उसमें मतलब क्वेश्चन तो नहीं बट एक रिक्वेस्ट, एक मतलब लाइक मोस्टली मैंने जो रजिस्टर किया उसमें देखता हूँ मैं लाइक देहरादून साइड के या फिर राजस्थान साइड के ज़्यादा कास्टिंग्स आ रहे हैं। तो मैं डायरेक्टर को बोलूँगा कहानी इंदौर में बनाए, तेरे घर पे कहानी बनाए, तेरे छत पे ऑडिशन करें। जहाँ की कहानी होगी वहीं को तो कास्टिंग करेंगे बेटा। जरूरी नहीं है कि हो सकता। अभी मैं गोवा की फिल्म कर रहा हूँ या लखनऊ की, अगर जब मुझे लगेगा मध्य प्रदेश में कुछ, मध्य प्रदेश क्या डालेंगे? तू क्यों, तेरे लिए क्यों सोचूंगा लाइफ में? नहीं सर वो वही चीज़ मतलब हमें भी चाहिए, मतलब लाइक आप ऐसे प्रोजेक्ट्स लाओ। आ रहा हूँ ना, मैं यहाँ भी ऑफिस खोलने का प्लान कर रहा हूँ, आऊँगा, टेंशन मत ले। यस। थोड़ा खुश रहे। काम की तलाश में 2 चीज़ें काम करते हैं। आपको सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। या तो आप खुशी खुशी स्ट्रगल करो या दुखी होकर स्ट्रगल करो, करना तो पड़ेगा। यस सर, थैंक यू सर। ऐसे लग रहा है वो शादी का माहौल हो रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना चल रहा है, समोसे चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है ये मेरे को देख के। लोग घूम रहे हैं, कुर्सियाँ चल रही हैं, ताऊ जी भी आए हैं, मेरे को सगन ने डाला, नाराज़ होकर चलेगी, मतलब चल रहा है यहाँ पे, कुछ हो रहा है। नमस्कार सर, मैं सोनिया मंडलोई। पहले तो थैंक यू कि आपने हम दोनों को रिकग्नाइज किया। मैं आप दोनों छोटे छोटे बच्चों की तरह किसी को हाथ मार मार के जो आप हंस रहे थे ना,
ये दो बहनें जो मिल गई ना बचपन की, मैं समझ ये रहा हम हूँ। लोग स्कूल मैं फ्रेंड्स मैं समझ गया आपके स्कूल फ्रेंड, आपके चेहरों में लिखा था सर क्या स्कूल। मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरी एक डॉटर है कोपल मंडलोई, जो मिस एमपी अभी रह चुकी है और मिस यूनिवर्स और मिस ग्रैंड की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है। अभी आपने एक कास्टिंग के लिए एक इंस्टाग्राम पे आया था, मैंने उसका वीडियो शूट करके भेजा है, किसी उसके लिए आपको तलाश है। वो अनलकी रही आज कि आज उसकी फ्रेंड की शादी जयपुर में थी, वो अटेंड नहीं कर पाई। उसने मुझे बोला मम्मा आप ये वाला सेशन ज़रूर अटेंड करना सर का, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वाकई हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक मुझे यू। भी बहुत अच्छा लगा। प्लीज आप अपने बच्चे को मेरा बोलना कि जी मैं यहाँ पर हूँ, कहीं जी। टेंशन वाली बात नहीं है। जी, मैं उस जी, सर। सब लोगों के लिए हूँ जिसको इस लाइन में आना है। जी जी सर, और सर पोहा जलेबी मेरे घर पे आप आइए, मैं आपको खिलाती हूँ। थैंक यू। पोहा जलेबी का लालच मेरे को, मैं कास्टिंग की फीस मत देना, जब मैं वर्कशॉप करने के आया ना मुझे पोहा जलेबी रोज खिलाते रहना। जी अच्छा, एक सवाल और है मुझे, क्योंकि अक्सर ये आता है कि जो अपने ऐसा लग रहा है आज तक का इंटरव्यू चल रहा है तो वहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जो ऑडिशंस की क्वेरी आती है, जो कुछ होता है, कहाँ ऑफिशियल जो होता है, किसको इंस्टाग्राम पे होता है ऑफिशियल, फेसबुक में होता है, मेरी ऐप में होता है, और हम लोग कोई ऐसे रैंडम व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं करते हैं। जितने भी लोगों ने ये फेक कास्टिंग ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं कास्टिंग के, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको लोग मिसगाइड करेंगे, आपसे पैसे मांगने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ बी सेफ एंड बी हैप्पी, स्पेशली गर्ल्स। इंपॉर्टेंट है अपने आप को थोड़ा एजुकेट करना, वो बहुत ज़रूरी है। हेलो, और पास से ले लेना, और कहाँ यहाँ पे। हाँ ओके, हाँ हेलो, यस सर मेरा नाम पराग अग्रवाल है। मैं बुकटेनमेंट नाम की कंपनी का फाउंडर तेरा हूँ। मैसेज तो मुझे मिल गया बेटा, तूने सबको, मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे ना हर आदमी का मैसेज जो करता है मुझे याद आ जाता है। ठीक है सर। तूने वहाँ प्रोफाइल भेज दिया, ठीक है तू सर। करता है, तू स्क्रिप्ट के लिए है, तूने डायरेक्टर की फोटो भेज दी, मुझे ये भी भेज दिया आप खाना खाने के लिए लेके जाऊँ, उज्जैन लेके जाऊँ। तूने सब पटाने की मुझे कोशिश कर ली, मैं नहीं पटा। सर आप कैसे पटेंगे फिर ये बताइए। मैं बेटा मैं सिर्फ काम करता हूँ। मुझे ना, मैं सिर्फ काम करता हूँ। मुझे लगता है काम के रास्ते में ना लोग खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे, बनाने की कोशिश मत कर। जी ठीक है, मेरे को याद है, सब याद है, मैं पर तो कुछ नहीं भूलता मैं। सर हम लोग कोलैबोरेशन कर सकते हैं चलो सर? बेटा ये सेटिंग बाद में करेंगे ना। एक सवाल आखिरी और ले लेते हैं, जिसको बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के, एक्टर के, डायरेक्टर के। अभी तक सबसे ज़्यादा और बहुत बड़ा धन्यवाद, आप हर इंटरव्यू में थिएटर को प्रमोट करते हैं। ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हर नए पीढ़ी जो आ रही है, और आप बोलते हैं कि आप थिएटर कीजिए, नाटक कीजिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा कोई सवाल नहीं है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मुझे बना ये ऐसे कुर्सी में बिठा के ना तो फॉर्मल बिलीव करा देते हैं। अरे हम नाटक के लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान में कल्चर, हर जगह पे नाटक, डांस फॉर्म, अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम रूटेड लोग हैं। ये काहे तो मार्टिन स्कॉर्सेज़े के पीछे पड़ गए हॉलीवुड जाके, यहाँ पे काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वानंद भाई आई लव यू। हाँ जी, मेरा एक सवाल था, आप लोग कंफ्यूज बहुत करते हैं। मैं नहीं करता, आप लोग, मैं तो नहीं करता ना। पहले आपसे पूछा गया कि एक्टर के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने बोला एक्टिंग, बॉडी लुक, बालों, इन पे ध्यान मत दीजिए। फिर किसी दोस्त ने आपसे सवाल किया तो उसने दो प्रेफरेंस दिया आपको कि हाँ, मैं बता, उसका सवाल का जवाब समझ गया मैं। है ना, जब मैं पहली बार कास्टिंग करूंगा, मुझे वासीपुर लोग चाहिए, तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि वासीपुर वर्ल्ड का लगता है कि नहीं लगता, चेक करना पड़ेगा। फिर उसको वहाँ की भाषा आती है नहीं आती, चेक करना पड़ेगा जी। जब आप फेमस हो जाओगे ना, हम आपको कुछ भी बना सकते हैं। अब मैं पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कुछ भी बना सकता हूँ, लेकिन शुरुआत में मुझे वही कास्ट करना पड़ेगा जहाँ की उनकी भाषा है, जहाँ की उनका पहनावा है, जहाँ के वो दिखते हैं। समझे? लेकिन सर वही है ना, पहली बार में नहीं, पहली फिल्म में तुम्हारी पर्सनैलिटी कास्ट करेगी, दूसरी तीसरी में जब पॉपुलर हो जाओगे तब आपको हम अंबानी भी बना देंगे। तो वही तो उसने बोला था कि एक बंदा बॉडी बिल्डर है, आपको वो लुक चाहिए, ठीक ठाक एक्टर है, एक अच्छा एक्टर है, लेकिन उसका बॉडी उतना मैच नहीं हो रहा है, उसका लुक उतना जा नहीं रहा, तो आपने बोला कि पहला प्रेफरेंस उसको दूंगा। पर मैंने ये भी बोला कि अगर वो अच्छा एक्टर है, मैं अपने डायरेक्टर को बोलूँगा कि रोल का ब्रीफ चेंज कर दो, इसको भी कास्ट कर दो। लेकिन मोस्टली वही होता है ना सर कि अधिकतर लोग उसी को सिलेक्ट करते हैं। तेरे साथ दुखी क्यों, क्या क्या हुआ ये बता मुझे। नहीं, अपने मन की दुविधा, ब्रेकअप हुआ है क्या नया नया? नहीं सर, तो फिर दुखी क्यों है? चीजें दुखी क्यों है बेटा? आसान नहीं होती है ना सर। ऐसा लग रहा है बेटा, आसान तो, अगर चीज़ों को मुश्किल देखेगा तो मुश्किल दिखेंगी, आसानी से देखेगा तो आसान लगेगी। पहले तो तू खुश रहे, तू ऐसा सैडिश, दुखी, परेशान मत हो। थोड़ा जिंदगी जी ले, गर्लफ्रेंड पटा, चाय पे जा, कॉफी पे जा, थोड़ा खुश रहे। मेरा मेन सवाल यही था कि जो टैलेंट है ना वो लेट हो जाता है। सर ऐसा नहीं है, लेट नहीं होता। जब जिसका ऊपर मैंने टाइम लिखा ना तभी मिलता है। राजकुमार को अभी मिला है, जयदीप को अभी मिला है, विकी को अभी मिला है। जी, और अधिकतर लोग ना बैकआउट कर जाते हैं। किसने बोला तेरे को बैकआउट कर? मैंने देखा। तो अपनी बात करना बेटा, लोगों की तू लोगों का स्पोक पर्सन है।
नहीं लेकिन वही होता है ना सर। यू रिप्रेजेंट द कंट्री, नहीं ना, तो अपनी बात कर, लोगों के कंधे बंदूक मत चला, तू बैकअट मत करियो। मैं तो नहीं हाँ, तो करूँगा लोगों के सर। बारे में मत बात कर, अपनी बात कर। जो लोगों के दूसरों के कंधे बंदूक चलाते हैं ना, वो टाइम पीरियड जो लगता है उसको कैसे मैनेज करेगा? कैसे कोई करेगा बेटा, वो तेरी जिम्मेवारी है। किसी को कल काम मिलेगा, किसी को 2 साल बाद। बेजान दारू वाला ऊपर से नीचे है, वो भी नहीं बता सकता कब काम मिलेगा। तो वही तो है सर। तो लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा 24 घंटे, आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद। अगर तू लगा रहेगा तब काम मिलेगा जी। थैंक गॉड टेक टॉक नहीं है ये। हाँ जी, यस, हो गया, चलो ठीक है, हाँ हो गया। और भी इंतजार कर रहे हैं। चलो, अगर मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का बम्बई में जाके सरवाइव कर सकता है, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर बच्ची बम्बई में सरवाइव कर सकती है। तो थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड प्लीज़ अपनी होप को कभी मरने मत देना और खुश रहना। थैंक यू पुनीत जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए।